Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ की सीरीज में। हम जनवरी 2025 को कवर करने वाले हैं, जहां पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बज़ में है उसके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो रिपोर्ट्स हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, उसके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। एज यूजुअल ये PDF मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, या आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू में। आई एम अवेलेबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। आते हैं सबसे पहला न्यूज इंटरपोल को लेके। तो इंटरपोल ने रिसेंटली अपना सिल्वर नोटिस लॉन्च किया है, जो कि एम करता है लॉन्डर्ड एसेट्स अक्रॉस बॉर्डर्स को लेके। ये जो इनिशिएटिव है ये 10 जनवरी 2025 में स्टार्ट किया गया था। 52 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये जो सिल्वर नोटिस है इट इज अ न्यू एडिशन टू इंटरपोल्स एग्जिस्टिंग जो कलर कोडेड नोटिसेस हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये सिल्वर नोटिस होता क्या है। अगर हम बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरपोल यूएन का कोई बॉडी है नहीं। इट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो पुलिस है अलग अलग कंट्रीज के, दे कम टुगेदर एंड कोऑपरेट। ठीक है, पर्टिकुलरली सिल्वर नोटिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रिमिनली ऑब्टेन्ड एसेट्स है उनको ट्रैक और रिट्रीव करने के लिए है। ये नोटिस अलाउ करता है पार्टिसिपेटिंग नेशंस को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए on assets linked to criminal activities such as fraud, corruption, drug traffic and so on and so forth. It is aimed at tracing assets laundered across international borders. अब अगर हम नोटिसेस की बात करें तो रेड नोटिस इज फॉर वांटेड पर्सन्स, येलो नोटिस इज फॉर मिसिंग पर्सन्स, ब्लू नोटिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, ब्लैक नोटिस इज फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ग्रीन नोटिस इज फॉर वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज इज फॉर इमिनेंट थ्रेट, पर्पल नोटिस इज फॉर मोडस ऑपरेंडी, और एक इंटरपोल और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक स्पेशल नोटिस होता है जो यूएन के साथ वो करते हैं। अब इन्हीं सारे नोटिसेस के साथ एक सिल्वर नोटिस भी ऐड हो चुका है, जो कि आपका ट्रैक करता है किसके लिए, आपका एसेट्स के लिए, क्रिमिनली ऑब्टेन एसेट्स जो है उसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज अबाउट यूएनसीटीएडी। 2025 जनवरी में यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 का रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने रिलीज किया था। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये पार्टनरशिप वाज बेसिकली विद पार्टनरशिप विद यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट ने कहा है कि भाई जो सेटबैक्स हुई थी पैंडेमिक के बाद उनका रिवाइवल का ट्रेंड दिखने लगा है अलग अलग कंट्रीज में। तो इसी चीज को लेके बात किया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। यूएनसीटीएडी की अगर हम बात करें तो इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएनजीए 1964। एम क्या है, promotes the integration of developing countries in the world economy. इसके 3 मेजर रिपोर्ट्स होती हैं। एक है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और अभी आया है आपका ये वाला रिपोर्ट जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 का रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका 3 रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट विल कम डाउन टू जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि अपना रिपोर्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ जॉब्स पे रिलीज किया है। क्या है फाइंडिंग इस रिपोर्ट में? द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 170 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2030 while 92 million are projected to be displaced. Effectively 78 million new jobs would be created. सबसे ज्यादा जो जॉब्स आने वाली हैं, नई जॉब्स आने वाली है, which will include AI and machine learning specialists, big data experts, fintech engineers and farm workers. Care sector and education sector jobs are also expected to see a significant jump. Clerical jobs like data entry clerks are expected to see the largest decline in jobs, largely due to automation. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द WEF हैज सेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है कि भाई अपस्किलिंग बहुत जरूरी है, अदरवाइज जॉब्स जो क्रिएट होने वाली है वहां पे यू विल नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल टू गेट दैट जॉब। ठीक है, तो इसी वजह से ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए टू अंडरस्टैंड व्हाई द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द जॉब मार्केट इज नॉट फिटिंग। आते हैं नेक्स्ट ब्रिक्स को लेके। इंडोनेशिया हैज ऑफिशियली ज्वाइंड BRICS as the 10th member.
अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया बिकेम द मेंबर्स। अब इंडोनेशिया इज आल्सो कम इन। सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मली रैटिफाई नहीं किया है एंड अर्जेंटीना हैज डिक्लाइन टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स न्यूज में है, मैंने कई बार डिस्कस किया है इसको लेके भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनका मानना है कि ब्रिक्स इज डिपेंडेंट ऑन यूएस एड बट इज ट्राइंग टू गेट डी-डॉलराइजेशन। तो इसी वजह से ब्रिक्स कंट्री को ही हैज बीन थ्रेटनिंग एज वेल एज ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर पावर सेंटर थ्रेटनिंग अमेरिका। अब जैसे जैसे कंट्रीज ज्वाइन करने वाली हैं वैसे वैसे यूएस का गुस्सा उन पर्टिकुलर कंट्रीज में बढ़ने वाला है, इसीलिए कई कंट्रीज बैकस्टेप कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भाई वो ज्वाइन कर ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिक्स को, ठीक है, बट तभी भी यू विल सी सर्टेन कंट्रीज टेकिंग अ स्टैंड, राइट। आते हैं नेक्स्ट एफएओ पे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन रिलीज द स्टैटिस्टिकल ईयरबुक which offers a synthesis of the major factors at play in the global food and agriculture landscape. क्या है रिपोर्ट में? एक आता है इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबल एग्रीकल्चरल वैल्यू increased by 89% in real terms between 2000 and 2022. Proportion of the global workforce employed in agriculture dropped from 40% in 2000 to 26% in 2022. उसके बाद जो हाईलाइट है वो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है। इन 2023 बिटवीन 713 एंड 757 मिलियन पीपल वेर अंडर nourished with a midpoint estimate of 733 million. Obesity rates are rising. एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात करें तो पेस्टिसाइड यूज हैज इंक्रीज्ड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो, उसका भी यूज हैज इंक्रीज्ड। Environmental pressures की बात करें तो GHG emissions from agri-food systems grew by 10%, with livestock contributing 54% of the farm gate emissions. Water scarcity is a critical issue also in the Near East and North Africa, जहाँ पे fresh water resources are depleting at a fast rate. तो ये आपके highlights हैं इस particular report के बारे में, yearbook में। नेक्स्ट आते हैं आपका WTO. So WTO marked the 30th anniversary of the TRIPS agreement which was reached in Marrakesh and played a pivotal role in the establishment of WTO in 1995. तो अगर हम बात करते हैं जो की अग्रीमेंट्स है WTO के, आपका आता है TRIMS which is basically agreement on trade related investment measures. TRIPS आता है agreement on trade related aspects of intellectual property rights. उसके साथ आता है agreement on agriculture एंड साथ में आपका आएगा अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स आएगा, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये कुछ की अग्रीमेंट्स है ऑफ WTO। यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट दीज अग्रीमेंट्स आर, फुल फॉर्म्स आने चाहिए एंड उसके साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स रिलेटेड है, राइट। स्पेशली जो आपके ट्रिप्स हैं उसके साथ कई सारे डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड एंड इंडिया हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑल्सो इन दीज डिस्प्यूट्स, तो इसीलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आते हैं नेक्स्ट, आपका आया है नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक को लेके। इन 2024 इंडिया रिसीव्ड अ रिकॉर्ड 129.1 बिलियन USD इन रेमिटेंसेस which marked the highest share for any country since 2000 as per the World Bank. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन 2024 जो रेमिटेंसेस आया है, इट इज अबाउट 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस। द ग्रोथ रेट इज अबाउट 5.8% एंड द टॉप रिसिपिएंट्स आर इंडिया, मेक्सिको एंड चाइना। तो अगर हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की, तो इंडिया गेट्स अ ह्यूज शेयर ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे है दे कीप सेंडिंग द मनी बैक, दे आर नॉट गोइंग टू बी सिटीजन्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो वहाँ से क्या करते हैं, वो जाते हैं, एनुअली काम करते हैं एंड देन दे काइंड ऑफ सेंड बैक द मनी बैक टू देयर होम टाउन, जिसका बेसिक फ्लो को रेमिटेंसेस ही देखा जाएगा। तो इसी वजह से द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस, जितना डायस्पोरा बाहर जाएगा, जितना डायस्पोरा इज गोइंग टू कीप गोइंग अब्रॉड एंड trying to get jobs there and sending back the money, that will be a crucial element in the flow of remittances. Okay, next आते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड रिपोर्ट जो आता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन इन 2025, building resilient systems for children's future. It warns of escalating global crisis and the potential impacting children. ठीक है,
क्या हाईलाइट करता है? इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन इन 2023 ओवर 473 मिलियन चिल्ड्रन और मोर देन 1 in 6 ग्लोबली लिव्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. सेकेंड क्या आया है? डेट क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन. नियरली 400 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन कंट्रीज बर्डन बाय डेट लिमिटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन. तीसरा क्या है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. Only 2.4% of global climate finance is allocated to child responsive initiatives, weakening social services crucial for children. चौथा क्या है? Digital inequality. Digital public infrastructure is transforming how governments deliver essential services like education, healthcare and social protection to children. Recommendation के बारे में ये आया कि भाई additional financing for climate recovery efforts, including support for children's healthcare, education and psychological well-being. So this is the report that has been talked about. आते हैं next news, International Energy Agency के ऊपर. Recently, IEA released the report, A New Era of Nuclear Energy. So the report says there's an increasing acceptance. Over 40 countries have plans to expand role of nuclear power in energy systems. Small modular reactors installation, it could reach about 80 gigawatts by 2040. Expansion in annual investment has increased. Emerging economies as market leaders. So 63 nuclear reactors are under construction, out of which 3/4 are in emerging economies and half in China alone. Okay? So again, shows what China is pushing towards in this particular report. Next, we come to the last news of January 2025 when it comes to international organization, which is about ASEAN. So ASEAN has called on the Myanmar military government to prioritize resolving the civil war and not to hold the elections immediately. ये आया है क्यों? क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट ने कहा है कि नेशनल इलेक्शन 2025 में होस्ट किए जाएंगे. तो मलेशिया के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई जो मिलिट्री है, म्यांमार की मिलिट्री है, उनको एक सीज फायर करना चाहिए एज वेल एज एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना चाहिए लोगों को एंड नॉट थिंक अबाउट इलेक्शंस इमीडिएटली. पहले सिचुएशन को एक स्टेबलाइज किया जाए, पहले पार्टनर्स जो आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सिविलियन पार्टनर्स, उनको एक प्रॉपर तरीके से लेके आया जाए, उसी के बाद इलेक्शंस होस्ट करने से फ़ायदा रहने वाला है, वरना इट इज़ गोइंग टू बी अ वन साइडेड इलेक्शन. ठीक है. Now, why did Malaysia say this statement? Because Malaysia has taken over the chair of ASEAN in 2025. So that's, as I explained, that अगर अभी इलेक्शन होगा तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होने वाला है. There will be voter intimidation, there will be no opposition at this point of time. इसीलिए proper circumstance के बाद ही there should be elections. So this is what ASEAN has said. Now, in the month of January, these were certain international organizations जिन्होंने important again reports launch किया है, as well as there was a lot of statements being issued, especially on climate change, children, as well as on the conflicts, ongoing conflicts. इसी particular चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए keep enriching and keep adding to your notes so that you are prelims ready. With this, I'll end today's session. Thank you so much for joining me. I'll see you in the next one.